बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो चुके हैं। 2 रोज़ा बड़ा अहम दौरा था और बहुत से मुबस्सिरीन इसको कामयाब दौरा करार दे रहे हैं। आपकी चीन पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और चीन के सदर शी जिनपिंग साहब से आपकी मुलाकात हुई और जो उनका बड़ा फेम्ड अवामी हॉल है वहाँ पर आपसे उनकी जहाँ मुलाकात हुई, मुज़ाकरात भी हुए और वफूद की सतह पे मुज़ाकरात हुए। चीनी अपने हम मनसब वज़ीर आज़म चाइना के साथ भी आपकी मुलाकात हुई और आप ये व्यूज़ देख सकते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर आपको दिया गया और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आपका कर रहे हैं। उन्हीं की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये दौरा चीन किया अपने बड़े हाई प्रोफाइल वफ्द के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब आपके हमरा मौजूद थे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी थे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और अहम मुलाकातें हुई जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात इन्हें बढ़ाने पर इत्तेफाक का इज़हार किया गया। यह यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि सदर शी जिनपिंग की बहसीत सेक्रेटरी जनरल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तीसरी मरतबा कामयाबी के बाद आप उन अवलीन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने चीन का दौरा किया है और ये आपका अपना भी एज प्राइम मिनिस्टर पहला चीन का दौरा था। चीनी सरमायाकारों से भी आपकी मुलाकात हुई और यहाँ इसमें जो गेम चेंजर मनसूबा है ML1 उस पर बातचीत की गई। सी पैक की बहाली और इसमें रफ्तार में तेज़ी लाने पर इत्तेफाक का इज़हार किया गया। फिर कराची सर्कुलर रेलवे, कराची के शहरियों को पीने के साफ़ पानी मुहैया करने के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर इत्तेफाक का इज़हार कर लिया गया। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो चीनी बड़ी कंपनी है उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। साथ में जो पाकिस्तान का एक प्लान है कि 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा करने का, उसमें चाइनीज़ कंपनीज़ को कहा गया कि इसमें आप आएँ, आपको जो है इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। फिर जो बकायाजात थे और उनकी वापसी में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने माज़रत भी की और बताया कि 160 अरब के करीब जो हैं वो क्लियर भी कर दिए गए हैं। एज ए गुडविल जेस्चर हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है चाइना, उन्होंने सैलाब मुतासरीन से जो अफराद बुरी तरह मुतासर हुए हैं उनकी बहाली के लिए मज़ीद 50 करोड़ युआन देने का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और भी दीगर मामलात पर बातचीत हुई। तो उनका जो दौरा है इस पर आज हम जरा थ्रेड बेयर एनालिसिस करेंगे कि पाक चीन दोस्ती जो हमेशा से कहा जाता है पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी है और शहद जैसी मीठी है, इसमें मज़ीद वसअत कैसी लाई जा सकती है और ये जो दौरा है ये किस लिहाज से मुनफरिद है। ऐसे गुफ्तगू करने के लिए बड़े नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं। तारुफ हम आपको उनसे करा देते हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर और मुख्तलिफ अहम अपने बीजिंग समेत मुख्तलिफ ममालिक में सर्व किया है। आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से बजरिया स्काइप वीडियो लिंक डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर इक्तिसादियात हैं और वजारत ख़जाना के मुशीर रह चुके हैं साबिक अदवार में। आपका सर बहुत शुक्रिया। और हमें बीजिंग चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं अयूब सुम्बुल साहब, आप इंटरनेशनल मीडिया एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं और इस वक्त बीजिंग में बेस्ड हैं और इनसे ज़रा हम जानेंगे, बल्कि आपको भी बहुत वेलकम करते हैं एट दिस आवर। मुझे मालूम है इस वक्त व्यूअर्स काफ़ी रात है, यहाँ पर 10 बज रहे हैं, चाइना में रात के 1 है, लेकिन अयूब सुम्बुल साहब ने तमाम दिन कवरेज के बावजूद प्रोग्राम के लिए माने हैं, तो उनका हम शुक्रगुजार और आप सबको खुशामदीद कहते हुए अयूब साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वी स्ट्रेट गो टू बीजिंग। अयूब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़रा बताइएगा, हमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ा दौरा किया, वो वतन वापस रवाना हो चुके हैं, कुछ देर बाद पहुंच भी जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। कैसा रहा दौरा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आप वहाँ पर मौजूद थे, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? चाइनीज़ सदर से मुलाकात हुई, चाइनीज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, पाक चीन दोस्ती, क्या इस दौरे को ओवरऑल कैसे आप सम अप करेंगे, आपका क्या एनालिसिस था? जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पे जो है वो मुझे लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब यहाँ पे तशरीफ लाए तो सबसे जो पहला जेस्चर है किसी भी लीडर का, तो वहाँ पे एयरपोर्ट वेलकम के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर जो गार्ड ऑफ ऑनर है उससे लगाया जा सकता है। तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ यहाँ पे आ रहे थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग थी, क्योंकि इस टाइम पे चाइना के अंदर भी जो है वो CPC की 20th जो थी उसकी
उनकी पार्टी कांग्रेस जो थी वो उसका इजलास था, जिसके अंदर जी। शी जिनपिंग जो है वो जनरल सेक्रेटरी और जनरल उनके जो सेक्रेटरी। बाकी अहदेदार हैं उनको जो है मुंतखब किया गया। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो है प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा था। जी। तो वो अगर हम देखें तो इंतहाई अहम दौरा था टाइमिंग के लिहाज से, अगर हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन करें तो। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आगे जब उनकी प्रेसिडेंट शी से मुलाकात होती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो ली केqiang उनके साथ मुलाकात हुई। तो ये तमाम डेवलपमेंट जो थी वो बेसिकली जो था वो, मैं अगर उसको ये सम अप करूं कि जो वेस्टर्न नैरेटिव था एक सी पैक के खिलाफ या जो पाक चाइना राहदारी है उसके खिलाफ, तो वो इसकी एक दोनों दोनों ममालिक की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है वो नफी कर रहा है ये तमाम चीज़ों की, कि ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वेस्टर्न डेप ट्रैप की बातें होती हैं, ये जो बाकी तमाम चीज़ें हैं, जी। तो उन तमाम को देखा जाए तो ये दौरा एक बहुत फ्रूटफुल दौरा है। और ये जो है एक न्यू रिवाइवल कह लें आप चाइना पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। अच्छा, आपने कहा न्यू रिवाइवल। एजाज चौधरी साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। एजाज चौधरी साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो टाइमिंग्स है उसका हवाला दिया है अयूब सुंबल साहब ने। जाहिर बात है चाइना एक सुपर पावर का दर्जा रखती है और इकनॉमिक बहुत बड़ा पावर हाउस है, हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात है चीन के साथ। उन्होंने कहा न्यू रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप। आप किस तरह देखते हैं? आपने तो बहुत अदवार देखे हैं, बहुत आपके विजिट्स आपने किए हैं एज फॉरेन सेक्रेटरी, एज एम्बेसडर। किस तरह देखते हैं आप भी समझते हैं कि जो एक मनफी प्रोपोगंडा था, जैसे अयूब ने कहा डेट ट्रैप का, या सवाल ऐसे सवालात उठाए जाते थे, ये जो दौरा है इसने इसकी नफी की और एक नई जहत मिली है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को? जी अनवर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है, दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी और सी पैक की अहया के हवाले से भी। देखिए, ये इसमें भी तकरीबन सब मुत्तफ़िक हैं कि पिछले चंद सालों से सी पैक सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा था। जी। अच्छा, उसमें ज़्यादा कसूर हमारा इस तरीके से था कि जब हमने पहली फ़ेज़ में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में काम हो गया, तो साथ ही साथ ये तय था कि अगली फ़ेज़ के लिए हमें एक स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने हैं। वो हमने काम नहीं किया। जी। तो चुनांचे जब वो वक्त आया कि चाइना की इंडस्ट्री इधर आनी थी, तो पता चला कि हमारे तो जोन्स ही तैयार नहीं हैं। तो वो सारी इंडस्ट्री लाओस, कैम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड इधर उधर चली गई। तो उससे ये ऐसा तासुर उभरा कि जैसे सी पैक से जैसे अब इसमें से हवा निकल गई है और कोई इसमें आगे चीज़ चलेगी नहीं। अच्छा। तो मुझे इस लिहाज से ये अच्छा लग रहा है कि आपने अभी 27 अक्टूबर को एक JCC भी की और अब वज़ीर आज़म गए हैं और हम उनकी तफसीलात देख रहे हैं, उनके साथ बाकायदा बातचीत हुई है, कुछ गर्मजोशी नज़र आ रही है। जो जॉइंट स्टेटमेंट मैंने देखी है उसमें भी रवायती गर्मजोशी हमें नज़र आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सी पैक में एक नई रूप होंकी जा रही है, जो एक लिहाज से बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मैं एक ज़रूर आपके हवाले से भी कहूँगा, कॉशन करूँगा कि अगर हमने तैयारी ना की इन तमाम प्रोजेक्ट्स की जिनका भी वहाँ पे इत्तफाक राय हुआ है जिनके ऊपर, और अच्छे तरीके से प्री फिजिबिलिटीज़ और फिजिबिलिटीज़ ना बनाई, तो फिर ये कायदीन की जो मेहनत है वो ज़ाया हो सकती है। इस वजह से जहाँ पे हमें खुशी बनानी चाहिए कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात दोबारा एक नई नहज पर पहुँच रहे हैं, वहाँ हमारे लिए, हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए, हमारी मिनिस्ट्रीज़ के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि जब हम वो वक्त आए कि ये प्रोजेक्ट शुरू करने हो तो हम मुकम्मल तौर पर होमवर्क हमारा मुकम्मल हो। जी। डॉक्टर खाकान साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ खिताबात भी किए और उन्होंने कहा जो 160 अरब रुपए के बकाया जात थे चाइनीज़ कंपनी के, उन्हें क्लियर किया गया। और फिर साथ में जो दरामदी कोयले के हवाले से कुछ थी ड्यूज़, वो किए गए। ताख़ीर पे माजरत भी की चीनी सरमायाकारों से, कंपनियों से उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी। ML1 एक बड़ा गेम चेंजर मंसूबा हो सकता है जो सी पैक का बड़ा अहम जुज़ है, KCR बड़ा अहम जुज़ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इकनॉमिक आस्पेक्ट, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात होती है और मेरे ख्याल में दौरे हाजिर में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में जो इकनॉमिक आस्पेक्ट है उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर खाकान साहब, चूँकि चाइना पे हम हेविली डिपेंडेंट है, रिलाय करते हैं पाकिस्तान, और रोल ओवर की भी बात हो रही थी, जो फाइनेंशियल रोल ओवर की रिक्वेस्ट हैं, कुछ इंसाइट है आपके पास, कुछ कहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर साहब काइंडली अपनी अनम्यूट कर दीजिएगा डॉक्टर खाकान साहब स्काइप को।
डॉक्टर खाकान साहब, सर आप मुझसे राब्ते में हैं? अयूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अयूब साहब इस हवाले से बताइए, पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, अपडेट है सर? अयूब साहब देखें, जब मैंने पिछले आपके सवाल का जवाब दिया कि जब ये हम बात करते हैं कि जब ये रिवाइवल ऑफ सीपेक होने जा रहा है, तो उसमें ML1 जो है वो एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और जिस तरीके से एम्बेसडर साहब ने अभी बताया कि इकोनॉमिक जोन हम जो है वो न बना सके, जिसकी वजह से ये स्लो पेस और ये जो इसके अंदर थोड़ी सी हमें देखते हैं कि हम काम में जो है वो एक स्लो पेस हमें नजर आई। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो मौजूदा दौरा है ये न्यू प्लेजेस हैं, नए अहद हैं, और इसके बाद जो है वो जिस तरीके से बस साहब ने कहा कि इदारों पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, डिपार्टमेंट्स पे आ गई कि उनको अपना जो है वो मज़ीद काम करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं इनकी कंप्लीशन हो, ताकि और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है और जो इंडस्ट्री बाकी ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो चाइना ने मूव की है वो पाकिस्तान के अंदर मूव हो, ताकि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो आए। डॉक्टर खाकान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, मैं बिल्कुल सुन सर, सवाल मैंने कर लिया था, प्लीज जवाब दीजिएगा आपसे जो। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनवर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक ये देखें, ये इस वक्त आपने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। चाइना की अहमियत पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त ऐसी ही है जैसी कि IMF प्रोग्राम की है। ये मैं क्यों कहता हूँ? देखें, इस वक्त हमें चाइना से सिर्फ सीपेक पे बात नहीं करनी, हमें उनसे बहुत से मौजूआत पे बात करनी है। सो मैं आपको सेगमेंट्स में बताऊंगा कि हमने उनसे क्या बात करनी है। हमें 23 अरब डॉलर की इस वक्त फाइनेंसिंग है, हमारा 30% डेट जो है तकरीबन चाइना को ओड है। सो हमें एक तो उनसे ये सबसे ज्यादा जरूरी बात करनी है कि इसको हमें आगे कैसे 3 साल में लेकर चलना है। इस साल भी तकरीबन 6 अरब डॉलर जो है हमने चाइना को वापस करने हैं। इसमें कमर्शियल उनके जो स्टेट लोन्स हैं वो भी हैं। सो एक तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो उन्होंने हमें सेफ डिपॉजिट अभी रोल ओवर किया जो हमारे स्टेट बैंक में है। ये तो एक जुज हो गया जो कि इस वक्त हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज को हेल्प करे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सही बात है कि सीपैक का पहला फेज हमने जरूर किया। उसमें देखें, बहुत सी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट हो गई है, उसमें पाकिस्तान का एक डेट बिल्ड हो गया है। उसका एक सेकंड फेज जो है वो तो ऑब्वियसली बेस्ड है इस चीज पे कि हम मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे ताकि हम पे बैक करने की पोजीशन में आए, और जो बिजली हमने बनाई है वो हम मैरिज हॉल्स में ना इस्तेमाल कर रहे हों बल्कि उस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हों जो कि वियतनाम ना शिफ्ट करे, जो कि उनकी टेक्सटाइल अगर आउट ऑफ चाइना जा रही है तो वो पाकिस्तान आए। 9 इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली जो हैं वो अनऑपरेशनल हैं। सो सेकंड फेज बिल्कुल यही होना चाहिए कि हम इसको आगे लेकर चलें। अब इससे भी एक जरूरी चीज हम चाइना से इस दफा डिस्कस कर रहे हैं और वो है ML1। देखिए, ML1 को सुनते सुनते भी बहुत अरसा हो गया। मैं 2 प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। गवादर में हम रिफाइनरी बनाना चाह रहे थे, 2019 में विजिट हुआ हिज रॉयल हाइनेस सऊदी अरेबिया का, वो भी अभी डिले है। और हमारी ये 8 बिलियन पे शुरू हुई थी, 8 बिलियन डॉलर्स पे ML1, अब वो 11 बिलियन डॉलर के करीब चली गई है। मेरा ख्याल है 1163 किलोमीटर को हमने डुअल करना है, फास्ट लेन करना है कराची से लेके पेशावर तक। पाकिस्तान रेलवे की सर्वाइवल जो है वो ML1 पे डिपेंडेंट है, इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। अब असल मसला जाके कहां आ रहा है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि हमने उनके कुछ IPPs के पैसे देने। देखिए, वी हैव टू गेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। हमारा एनर्जी सेक्टर को हमें ठीक करना है और हमें अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ठीक करना है। ये जो रिवायती तरीके हैं जिन उनसे ये प्रोजेक्ट नहीं होंगे। अगर हम क्लॉग्ड सिस्टम, जैसे आप इसकी मिसाल लें कि एक हार्ट है, उसकी एक आर्टरी है जिसने ये सारे प्रोजेक्ट्स कोई रेगुलेशंस क्लियर करने हैं, रूल्स क्लियर करने हैं, फाइनेंसिंग क्लियर करनी है, डेट इक्विटी करना है, फीजिबिलिटीज बननी है, प्री फीजिबिलिटीज बननी है, ये एक क्लॉग्ड सिस्टम में फंसी हुई है। आई एम सॉरी, बिकॉज ये इतना क्लोज है हमारे हार्ट के और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको जाया बिल्कुल नहीं कर सकते और हम डिले भी नहीं कर सकते। डिले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुके हैं, वो डेट खड़ा हुआ है हमारी बैलेंस शीट पे, पर जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आनी चाहिए थी जो इस वक्त 40 अरब या 50 अरब डॉलर पे होती, आप यही सोचिए कि अगर इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स कहीं 40 अरब डॉलर को टेस्ट कर रही होती तो ये मसला ही ना होता। अब एक और चीज चाइना ने आपको ऑफर किया अनवार साहब, जो मुझे बड़ी खुशी हुई है, वो है एग्रीकल्चर पे हमारी बातचीत। मैं आपको एक फिगर देता हूं तो आपको एहसास होगा कि हम चाइना से कितना कुछ सीख सकते हैं। चाइना की ग्रोथ एग्रीकल्चर से शुरू हुई थी, इसकी कोई बात नहीं करता।
पाकिस्तान कॉटन बनाता है 1.7 टन पर हेक्टर, 1.7 टन पर हेक्टर। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है, जो टेक्सटाइल की है। चाइना 9 टन पर हेक्टर कॉटन उगाता है। कैन वी लर्न फ्रॉम चाइनीज एक्सपीरियंस? कैन वी कनेक्ट आवर प्राइवेट सेक्टर? ये हैं वो चीजें, पर इसका काम आपने करना है। ये सारा ओनस आप पे है और आपने इसको लेकर चलना है। इस सिस्टम को बाईपास कीजिए, अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को खड़ा कीजिए, अपने प्राइवेटाइजेशन को खड़ा कीजिए, अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अपना R&D बढ़ाइए। अगले 5 साल में आप पाकिस्तान की इसी कनेक्टिविटी विद चाइना से एक डिफरेंट पिक्चर देख सकते हैं। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में डॉक्टर खाकान साहब आपने एज यूजुअल आता किया, और व्यूअर्स यही बड़ी बदकिस्मती है कि देखें कितना पोटेंशियल है और हम इस वक्त जो हैं वो सर धुन रहे हैं जो पाकिस्तान की दाखिला सियासी सूरत हाल है, और लॉन्ग मार्चेस, धरने, और यहाँ पर इतना अहम पोटेंशियल है जिससे एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगा एजाज साहब, हमारी बात होती है और आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की भी आप इस वक्त सरबराही कर रहे हैं कि अब तो जो हमारी डिप्लोमेसी है दुनिया की वो ब्लॉक्स में बट गई है, और चाइना के पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो अक्सर बात हो रही है, जो रीजनल एलाइज़ हैं, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम वहाँ पर सफ़ीर भी रहे हैं और उनमें भी कोई बेहतरी की हमें सूरत नज़र आ रही है। IMF के प्रोग्राम की बहाली में उनका बारकैफ़ किरदार है, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। किस तरह सर इसको तमाम चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? चाइना के साथ दोस्ती, उसमें पुख्तगी लाना, और जो पोटेंशियल डॉक्टर खाकान साहब ने बताया एग्रीकल्चर का, ML1 का, मैं भी पढ़ रहा था कि $8 अरब हो गया और शायद $11 अरब हो गया, और 8 साल इंतजार करना होगा ML1 की तकमील का। अल्लाह करे ये पाया तकमील तक पहुंचे। सर डिप्लोमेसी में हमें बड़ा, इसमें जहां आपने कहा था डिपार्टमेंट्स को महारत दिखानी है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, वहां फॉरेन ऑफिस का टास्क भी बड़ा चैलेंजिंग है। एजाज साहब जी देखिए, दुनिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका और चीन का मुसाबका इस वक्त बड़ी तेज़ी से जारी है, और ये लगता है कि ये भी हो सकता है कि ये एक सर्द जंग की शक्ल इख्तियार कर जाए और फिर कैंप्स भी बन जाएं। लेकिन अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं, अभी कैंप्स में नहीं बटी दुनिया, लेकिन उस तरफ मामला चल रहा है। पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं वो इस रविश के ख़िलाफ़ हैं कि दुनिया कैंप्स में बट जाए। देखिए, पाकिस्तान चीन के साथ बसता है, बड़े अरसे से चीन से ताल्लुकात अच्छे हैं, खुशगवार रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, और मेरे ख्याल में किसी भी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर और किसी भी हुकूमत में चीन के अंदर कभी भी इस पे ऊपर दो मुख्तलिफ राय पैदा नहीं हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका एक बहुत ही अहमियत का हामिल मुल्क है, आज भी हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा तजारती शरीक है, और बहुत सारे शूबों में अमेरिका की बड़ी सरमायाकारी है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आज भी हमारे लोग वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ के पब्लिक हेल्थ सेक्टर से मुंसलिक हैं, वहाँ का IT सेक्टर से, सिलिकॉन वैली से हमारे लोग मुंसलिक हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो पॉलिसी इख्तियार की है कि हम तमाम बड़ी ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त और साइब कदम है। हम बिल्कुल नहीं उस तरफ चल सकते। हाँ, ये है कि आप पे बोझ आता रहेगा कि जी ये मुमकिन है कि चीन के हवाले से बहुत सारे लोग ये दबाव डालें कि जी आप तो कर्जे के शिकार हो रहे हैं या कोई और भी, लेकिन आपको अपने इक्तिसादी जो मफादात हैं वो देखना है। और मैं ये खाकान साहब की बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मेरा भी यही बयानिया बार बार तमाम TV चैनल्स पे भी नशर हो रहा है कि खुदारा आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप अपने मामला सीधा करें। सिर्फ सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम तो करें। अगर आप काम नहीं करेंगे, अभी ये सऊदी अरेबिया ने जो रिफाइनरी बनाने की ऑफर है, ये कब से हम सुन रहे हैं, कब से? मुझे याद है कि मौजूदा जो इनके बादशाह हैं, ये जब क्राउन प्रिंस के तौर पर 2014 में आए तो एक महदूद मीटिंग जिसमें मुझे भी बतौर फॉरेन सेक्रेटरी बैठने का मौका मिला, उस वक्त भी ये बात हुई। लेकिन बाद में जितने भी वफूद आते थे, पता चलता था कि ना प्री फिजिबिलिटी है, ना फिजिबिलिटी है, ना कोई पूरी तरीके से होमवर्क है, जगह का भी तयन नहीं हो सका कि ये गवादर में बनेगी या कहीं और बनेगी। मेरा मकसद कहने का ये है कि जब तक हम ये ना कहें कि जी सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम है, उससे तो बहुत कोई
शक नहीं है कि उससे बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनको अपना काम करते रहना चाहिए, ताकि जब सियासी इस्तेहकाम आए तो कम अज़ कम हम उस वक्त तैयार हों। और ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये आप MLN की बात कर रहे हैं, 8 साल देखें कितना लंबा अरसा है। फिर ये $11 बिलियन हम कैसे अदा करेंगे, इसको कैसे अदा करेंगे मुझे ये बताएं। जब तक हम अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि हमने अपना काम करना है और तब हमने उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, प्रॉफिटेबल बन के उसमें से जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे कर्जा भी अदा करेंगे और अपनी तरक्की में हिस्सा भी डालेंगे। यही तमाम जो इतने प्रोजेक्ट्स हैं ज़राअत के शोबे में भी या दूसरे शोबों में भी, उसमें ये एक बुनियादी और कलीदी हैसियत रखता है, ये वाला असूल जो है। अहम नुकता आपने उठाया। मैं अयूब आपसे जानना चाहूंगा, प्राइवेट सेक्टर, हमें जरा बताइएगा, जो चाइना का प्राइवेट सेक्टर है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि वो पाकिस्तान आए, हमारी जो शमसी तवानाई का मंसूबा है 10,000 मेगावाट का, उसमें इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं उसमें इन्वेस्ट करें। कैसा रिस्पॉन्स आपको लगा? जो चाइनीज़ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर दे इंटरेस्टेड टू कम ओवर टू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम जो था जो पॉइंट है, इस पे आप बात कर रहे हैं। और जो शमसी तवानाई या जो सोलर के हवाले से जो एनर्जी सेक्टर है उसमें डेफिनेटली जो है वो चाइनीज़ इंटरेस्टेड हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात यहाँ पे कही कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न थे, उस हवाले से जो है वो तमाम चाइनीज़ के हवाले से जो प्रोटेक्शन है उसके हवाले से गवर्नमेंट जो है वो बड़े ठोस इकदाम उठाएगी और तमाम चाइनीज़ को मुसावी मतलब इक्वल जो है वो बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तो चाइनीज़ फर्म जो है वो बहुत इंटरेस्टेड हैं सोलर सेक्टर के अंदर। इसके अलावा और एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो मैं ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आप कह लें कि जो डेफिसिट है, उस हवाले से जो है वो पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक बूमिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो है वो चाइनीज़ मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। कि जो हमारा ये जो डेट ट्रैप की जो बात होती है या जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा होता है, वो जो है वो बैलेंस्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड से मैं समझता हूँ कि वो बैलेंस जो और वो जो डेफिसिट है वो यकीनी तौर पे खत्म हो सकता है। नहीं तो क्या हम चाइनीज मार्केट में पाकिस्तानी बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पर वो compete कर पाएगा, कम्पिटिटिव अपनी एज दिखा पाएगा अगर उस मार्केट में ओपनिंग मिले? और क्या ओपनिंग है? देखिए चाइना तो ऐसी मार्केट है कि दुनिया जहान का पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर। मैं कई दफ़ा ये मिसाल देता हूँ कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, कि बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं वो, और उन्होंने अपनी ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं कि आप बड़े हैरान हो जाते हैं। अच्छा। कि मतलब एक बहुत छोटा सा मुल्क है और उसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया। हमारे पास तो बहुत कुछ है, बल्कि मैंने एक दफ़ा जब ये बात की तो मतलब उस पर ये पॉइंट कहा गया जी कि चाइनीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जब चाइनीज़ की डिमांड और सप्लाई का जो ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि डिमांड सप्लाई का कोई ताल्लुक है, क्योंकि जो बहुत छोटे हजम के मुल्क हैं, जो छोटे वॉल्यूम के कंट्रीज हैं, उनके पास तो जो है वो इतनी बड़ी जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी इतनी बल्क में प्रॉपर्टीज नहीं है, उसकी प्रोडक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू हमारे पास। क्योंकि हम तो दुनिया के जो है वो 6-7 जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसी भी चीज़ में देखें, एग्रीकल्चर में देखें तो बाकी भी देखें। तो जिस तरह डॉक्टर खकान साहब ने बात की कि एग्रीकल्चर के से हम बहुत सीख सकते हैं, और जो हम जो प्रोडक्शन ले सकते हैं या जो हम बम्बू क्रॉप ले सकते हैं, तो वो यकीनन चाइनीज़ का जो एग्रीकल्चर है उससे हम सीख सकते हैं। और हम चाइना के अंदर जो है वो अपनी इंपोर्ट्स जो है वो फ्रूट से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर खाकान साहब, इंजन ऑफ ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी का उसकी एनर्जी होती है, और हम एनर्जी डेफिशिएंट हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किसान पैकेज जो मुतारिफ कराया, उसमें भी 13 रुपए फी यूनिट फिक्स्ड बिजली के निर्ख मुकर्रर की हैं किसानों के लिए। उनको जो सर्टिफाइड बीज हैं वो फराम करने के लिए जो है वो प्लान है। बिलासूद कर्जे, फिर सैलाब से हमारी फसल बहुत मुतासर हुई है। तो एनर्जी की मैं बात कर रहा था, सोलर एनर्जी। आप समझते हैं कि जब चाइनीज़ को कहा जा रहा है कि वो उसमें इन्वेस्ट करें, वो इंसेंटिवाइज होंगे पाकिस्तान के इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के हवाले से? और हाउस एंड ऑर्डर की बात की जाती है, आप माशाल्लाह 2-3 अदवार में वजारत खजाना के मुशीर भी रहे हैं। क्या कहाँ पर रुकावट है जिसकी वजह से हाउस एंड ऑर्डर नहीं हो पाता? हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, एजाज साहब बार बार, कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम भी हो, लेकिन डिपार्टमेंट्स को अपना काम करना चाहिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो भी फॉलोअप होता है उसको उनको रखना चाहिए। वेयर वी गो रॉन्ग? सो आपने 3 बहुत अहम सवाल किए हैं। देखिए, पाकिस्तान एनर्जी डिफिशिएंट तो है ही है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है
उसका आर्किटेक्चर दोबारा सोचने की जरूरत है। 9 डिस्कोस चला रहे हैं, काफी जनरेशन हुकूमत के पास है, सारी ये जो हाइडल हुकूमत के पास है, 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं सर्कुलर डेट में। क्यों नहीं इन डिस्कोस को 25 साल से फेस्को जो है वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर है। सो बात यह है कि एनर्जी सेक्टर डिफिशिएंसी अपनी जगह, एनर्जी सेक्टर का आर्किटेक्चर ही तय नहीं कर पा रहे। अभी तक सरकार लेड एनर्जी सिस्टम चला रहे हैं जिसकी कोई गुंजाइश सिस्टम में नहीं है। जब पिछली हुकूमत गई तो 1100 अरब का कर्जा था, जब उसके बाद वाली हुकूमत गई पीटीआई की तो 2500 हो गया। आप इस पे हमें भरपूर तौर पे सोचना पड़ेगा कि इस आर्किटेक्चर को अगले 3 साल में तब्दील करना है हमें। अगर आप आर्किटेक्चर तब्दील करेंगे तो फिर आपके दूसरे सवाल पे जाएंगे कि वो ये है कि हुकूमत निकल गई है, अब प्राइवेट सेक्टर चाहे वो चीन का हो चाहे वो सऊदी अरब के भी इस चीज में इन्वॉल्व है, ग्रीन एनर्जी में, ये दोनों ममालिक हों कोई और मुल्क हो, वो आके हमारे किसी एसएमई के साथ काम करेगा, यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन होगी और हुकूमत का कोई काम नहीं होगा और एक एफिशिएंट एनर्जी सेक्टर आएगा। अनवार भाई, इसकी मिसाल ये है कि ये सोचिए कि जोंग, मोबाइल लिंक, यूफोन, ये सारी कंपनीज ना होती, कंपटीशन ना होता, आज पीटीसी से ही जाके आपने ये फोन लेना होता तो शायद आप जब जाते तो आपके बेटे को फोन मिलता अगले 19 साल के बाद। सही कह रहे हैं। आई कीप सेइंग दिस कि आर्किटेक्चर ठीक कीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लो इन कर जाएगी। आपने आर्किटेक्चर ठीक किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया, डीरेगुलेट किया टेलीकॉम को, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, आप लाइसेंसेस भी बेचते हैं। इसका आर्किटेक्चर अब ठीक करना है, चीन से समझिए और से समझिए पर इसको ठीक कीजिए। अब आपने दूसरा सवाल जो है ना वो बड़ा जरूरी है। हम हुकूमत पे तो बहुत बोझ डालते हैं कि उनको हमें ठीक करना है, देखें उसमें तो बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें से इन प्रोजेक्ट्स को हम गुजार नहीं सकते। मैं तो बारहा कहता हूं कि हम पूरी एक रीवैम्प नहीं कर सकते इन चीजों को। प्लानिंग कमीशन में कुछ सेल होने चाहिए जो इसको डील कर रहे हों, बीओआई में कुछ प्रोफेशनल सेल होने चाहिए जो इसको डील कर रहे हों, प्राइवेटाइजेशन में कुछ सेल होने चाहिए और एनर्जी में। अगर हम इन चारों को मिलाएंगे तो हम ये कर पाएंगे। हमने ये काम, आपने वजारत खजाना की मिसाल दी, तो मैं एक ऐसा ही सेल हेड करता था और मेरा काम आईएमएफ प्रोग्राम की डिलीवरी था। अच्छा। हमने 22 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम कंप्लीट किया जो इसी हुकूमत के अंडर हमने लास्ट टाइम किया। सो ये है आर्किटेक्चर आपके सामने। ठीक कह रहे सर, और इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। मैं एजाज साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये ज़रूर बताइएगा डिप्लोमेसी की तरफ अगर आते हैं, लीडरशिप की जो आपस की जो हार्मनी होती है वो कितनी मैटर करती है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये ब्रेन चाइल्ड है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और उनका दोबारा से इलेक्ट होकर आना, उनकी कायदाना सलाहियतों पर चीन को भी नाज है और पाकिस्तान के लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं, उनकी बॉडी केमिस्ट्री से भी पता चलता है उनका वहाँ पर दोबारा से होना। और सी पैक की जैसे बात हो रही है कि इसके रिवाइवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सर कितना मैटर करता है। और इससे आप समझते, इसी तरह जैसे आपने सऊदी फरमरवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और अब उनके फर्जंद जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो भी मुतवक्के हैं, जो हमें बताया गया है कि उनका विजिट भी पाकिस्तान पे ऑन कार्ड्स है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे और उन्होंने दावत दी थी जो उन्होंने कबूल की। इससे आप समझते हैं कि बहुत सा इम्पिटस मिल सकता है काम करने का और मामलात को आगे बढ़ाने का? जी बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में जो कायदीन की रीच आउट है वो जब मिलते हैं दूसरे मुल्कों के सरबराहान मुमलकत से, तो एक लिहाज से एक पैगाम जाता है उनके अपने डिपार्टमेंट्स को भी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे लेकर चलना है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि मैं एक बार चीन गया तो उन्होंने कहा कि बीआरआई के फोकल पॉइंट से बात करनी है, तो मैं भी उसमें गया बात करने। तो उनसे हमने पूछा, बल्कि वो मुझसे पूछने लगे कि जनाब पाकिस्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने कहा वो आप जवाब दीजिए, आप बताइए, हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं। तो उसने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई प्राइवेट बिजनेस भी सेटल करना चाहे तो 2 साल लगते हैं इजाज़त लेने के लिए। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि चीन में अगर कोई कंपनी, चीनी कंपनी या बैरून मुल्क की कंपनी आए तो उसको कितनी देर लगती है।
तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे लगते हैं सिर्फ। तो 24 घंटे कहाँ और 2 साल कहाँ। तो हमारे यहाँ एक रवैया है सनत की तरफ कि ये सनतकार जो हैं ये खून चूसते हैं, तो जनाब 38 महकमे उनके ऊपर पल पड़ते हैं और ये नहीं देखते कि एक सनत जब लगती है तो 600 घर पलते हैं, और वही सनतकार जब दूसरी सनत लगाता है तो 600 घर और पलने लग जाते हैं। हमें एक तो अपना रवैया चेंज करना चाहिए और अपने डिपार्टमेंट्स को भी कुछ यकसुई चाहिए, ये भी चाहिए यकसुई भी कि कायदीन बेशक अपना काम जो करें, और अगर सियासत भी हो, बहुत सारे मुल्कों में सियासी अदब में इस्तेहकाम है, इटली है, जापान है, नेदरलैंड्स है, बतेरे, लेकिन डिपार्टमेंट्स काम करते रहते हैं। अभी हमने पहले एक सीपेक अथॉरिटी बनाई, फिर उसके बाद ख़त्म कर दी। खुदा जाने वो क्यों बनाई थी, और ये भी नहीं मुझे पता कि वो क्यों ख़त्म कर दी, लेकिन कम से कम उससे सिग्नल ये जाता है कि पता नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं। एक हमें, मैं समझता हूँ कि हमें इस मामले में कोई बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, ये अभी खाकान साहब ने जिस तरह कुछ मशवरे दिए कि आर्किटेक्चर सही करने की जरूरत है डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर, ताकि आप वो ठीक करें। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब ये हमारे तवानाई का शोबा है। आप पहले ही आप देखेंगे IPPs, हमें ये बताया जाता है कि हम ओवर सब्सक्राइब हैं, हम बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन सही ना होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाता। मुझे याद है कि मैं जब न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, तो मैं जब अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये 23 कंपनियां हैं, आप बताइए कि कौन सी कंपनी की बिजली लेनी है आपने। सही कह रहे हैं। इतना कंपटीशन था, हर एक ने इंसेंटिव्स दिए हुए थे। तो आपको इन मामलात को भी दुरुस्त साथ साथ करना होगा। ये नहीं हो सकता कि खाली हमारा कायद जाए और वो कहे कि हाँ जी आप हमारी मदद करें और वो मदद कर दें। ये पूरा एक इंटेग्रल, यानी एक इंटीग्रेटेड होल होगा जिसके जरिए हमें काम करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह समर आएगा जी इसमें। आपने बहुत सही बात की कि एक मजबूत निज़ाम जो है उसको वज़ा करा, तब जाके जो सम्राट हैं वो असल माने में लोगों तक और पाकिस्तान की इकोनॉमी में जाएंगे। एक अच्छी पुरमक्स गुफ्तगू रही, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपनी पाकिस्तान चीन दो तरफा ताल्लुकात, इसमें बढ़ोतरी कैसे मुमकिन है और हमें अपने आप को कैसे इसके लिए तैयार करना होगा चाइना के इश्तराक के अमल के लिए, क्योंकि चाइना तो वर्ल्ड लीडर बन चुका है और मानवी कुव्वत है इक्तिसादी। इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से वक्फे का। वक्फा ले लीजिए। चीन, एक ख्वाब एक मंजिल। चीन का तारीखी दौरा 1-3 नवंबर 2022। सीपैक के सफर में एक नया संग मील। ML1 रेलवे ट्रैक पर तरजीही बुनियादों पर काम का आगाज। कराची के लिए साफ पानी और सर्कुलर रेलवे के मंसूबे। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा। चीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 500 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जल्द तकमील का आज़म। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा चीन के हवाले से, उसकी अहमियत, उसके नताइज और किस तरह इस अच्छे दौरे को, कामयाब दौरे को हकीकी मानों में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर डिस्कशन हो रही है। अयूब मैं आपका दोबारा आऊँगा। बीजिंग मुझे बताइएगा मीडिया ने किस तरह लिया है और जो चाइना की नई नस्ल है वो पाकिस्तान से उसी तरह कनेक्ट करती है जैसे उनसे पहले की नस्ल करती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जो ताल्लुकात हैं ये तो काफ़ी दहाइयों पर मुश्तमिल हैं पाकिस्तान और चीन के। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा और इस दौरे को किस हद तक पजीराई मिली चाइनीज़ मीडिया में, चूँकि आपका चीनी मीडिया से ताल्लुक़ है। जी, चीनी मीडिया ने इस दौरे को खास तौर पे कवर किया क्योंकि ये इस दौरे को मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ जो लीडरशिप थी वो भी किसी भी सरबराह मुमलिकत से फर्स्ट टाइम जो है वो आफ्टर जस्ट सिलेक्शन और इलेक्शन जो है वो मिल रही थी। तो ग्लोबल टाइम्स ने, पीपल्स डेली ने और चाइना को जो तो बाकी तमाम मीडिया है उन्होंने इसको नुमायां तौर के ऊपर जो है वो कवर किया।
आपके दूसरे सवाल का जवाब कि चाइनीज जो न्यू जनरेशन है, तो चाइना और पाकिस्तान का जो एक रिलेशन है उसको हुकूमत और हुकूमत के साथ तो तशबीह दी जाती है, लेकिन असल में जो चाइना और पाकिस्तान का ताल्लुक है वो पीपल टू पीपल रिलेशन है। और इस इतना जज्बाती और इतना इमोशनल रिलेशन है ये कि आप देखते हैं कि आप जब किसी जगह पे घूम रहे हो या जा रहे हो, तो अगर आपको वो किसी चीनी को ये पता चले कि आप पाकिस्तान से हैं, तो वो जो एक अट्रैक्शन और वो जो एक क्या कहते हैं आपके जो वार्म ग्रीटिंग्स हैं, मुस्बत जज्बात जो है वो उभर के आते हैं। जी जी, और वो पाथिया के नाम से जो है, या पाथिया चीनी जबान में है पाथिया, तो वो जो है वो पाकिस्तान को कहते हैं। अच्छा। या वो उसमें ये है कि हाँ, तो उसमें वो ब्रदर्स का जो है एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली है, और वो आप पूरे चीन में आप जहाँ जब मर्जी चले जाएं आपको जो है वो ये फीलिंग होगी। तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन की बात है जी। आयरन ब्रदर्स का ज़ाहिर बात है, हम कहते हैं कि वी आर आयरन ब्रदर्स। डॉक्टर खाकान साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम IMF प्रोग्राम में हैं, जैसे आपने कहा कि IMF प्रोग्राम में जो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल हिस्सा चाइना की जो हमारे साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही उतनी ही क्रिटिकल है। फैटिफ की हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा मुस्बत है, उसका इम्पैक्ट है ऑप्टिक्स के लिहाज से बड़ी मुस्बत चीज़ है। और मैं जानना चाहूँगा किस तरह सर हम अपनी जो ये इकनॉमिक मुश्किलात हैं, हमें टर्न अराउंड के लिए क्या, हमें सऊदी अरब प्राइम मिनिस्टर साहब गए, सऊदी वली अहद साहब का दौरा पाकिस्तान मुतवक्की है, चाइना के सदर से मुलाकात हुई, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, फिर IMF से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। और आपने कहा कि इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना इन्हीं के दौर में जो 22 प्रोग्राम में से 22 प्रोग्राम है जो हमने सक्सेसफुली मुकम्मल किया था, कैसे आप वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे? इस इकनॉमिक मेस से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, और ये जो एक इन्फ्लेशन है बैक ब्रेकिंग, इससे कैसे छुटकारा हासिल हो सकता है? तो अनवार साहब, बहुत अच्छा अगेन ओवर इनकम्पसिंग आपने सवाल पूछा। देखिए, एक तो ये कि इस वक्त IMF को एज एन एंकर रखना, तब सेल थ्रू कर जाएं 2023 का जो मालियाती साल है अनस्केथ्ड, जैसे आप श्रीलंका की कोई सिचुएशन ना क्रिएट करें, वो लाजिम व मलजूम है। कोई भी हुकूमत हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप जिस भी आपको काम करना पड़े, पर उसको डिलीवरी करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि अपना होमवर्क फिर अच्छा करें। उससे मतलब यह है कि आप अगर एक टैक्स नहीं लगाना चाहते और आप समझते हैं कि ये इन्फ्लेशनरी है, PDL की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की, तो आप कोई दूसरी चीज सामने रखें। ये अपना होमवर्क करें, IMF के साथ रहें। IMF का रिव्यू नवा जो है वो ड्यू है बड़ा शॉर्टली, 25 अक्टूबर को मेरे ख्याल में शुरू होना चाहिए था, चले कुछ डिले के साथ आ रहा है, उसको कंप्लीट करें ताकि मार्केट्स को कॉन्फिडेंस मिले। आपने 5 अक्टूबर को $1 बिलियन की पेमेंट भी करनी है, वो पेमेंट कीजिए ताकि आप ये जी हमारा बॉन्ड ड्यू है, सो आप इसमें से गुजर सके। उसके साथ साथ आपको अपने ये जो दो ममालिक हैं सऊदी अरेबिया और चाइना, इनके साथ साथ रोल ओवर्स, मैं क्यों कहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि ये रोल ओवर आपके होते रहें, कमर्शियल रोल ओवर भी होते रहें, स्टेट टू स्टेट रोल ओवर भी होते रहें, और आपको कुछ नई फाइनेंसिंग मिलती रहे ताकि जो आपका करंट अकाउंट और जो आपने 30 से 32 अरब डॉलर इस साल देने हैं वो आपके पास मौजूद हों ताकि आप बगैर तकलीफ के गुजर जाएं। जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये सबसे बड़ा टैक्स उस आदमी पर है जिसकी इनकम कम है, और मेरे पे भी है पर कम है क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है। ये बड़ी ही सादे लफ्जों में इसको समझना है। इसको कंट्रोल करने का जो छोटा तरीका है, जो शॉर्ट टर्म है, उसमें तो आपको फूड की सप्लाई को इंश्योर करना है। अब हम वीट ले रहे हैं रशिया से, एज अ सॉवरन कंट्री हमें जहां से जो चीज अच्छी मिल रही हो वो लेनी चाहिए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। हमारे पास इस वक्त सऊदी अरेबिया से डिफर्ड ऑयल पेमेंट पे आ रहा है, बिल्कुल हमें वो करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट सप्लाईज जो हैं वो इंश्योर रहें, और फ्लड की वजह से जो हमें थोड़ा सा धचका लगा है जो कि बहुत बड़ा है इकोनॉमिक टर्म्स में, उसमें से हम गुजर जाएं। ये है सूरत हाल। मैं एक चीज पे, और शायद एजाज भाई इस पे बेहतर कमेंट कर सकेंगे, आई एम अनकंफर्टेबल विद द लेवल ऑफ सपोर्ट दैट वी हैव हैड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन द फ्लड्स सिचुएशन। UN की अपील बहुत स्ट्रांग थी, हमने अमेरिका में भी अपील की, सबको मालूम है कि डैमेज कितना बड़ा है। अब EU, UN, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट सामने रखी है, 30 अरब डॉलर का डैमेज है, इकोनॉमिक लॉस और डैमेज मिला के। I am still looking forward to कि the world should help us at least sail through.
ये एजाज साहब सर इस पे क्या कहेंगे? बड़ा अहम नुक्ता उठाया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। जो रिस्पॉन्स है दुनिया का, हमने देखा अल्फाज तो बड़े अच्छे इस्तेमाल किए गए, तकरीर भी की गई यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में। हम तो शुक्रगुजार है यूएन सेक्रेटरी जनरल के एंटोनियो गुटेरेस साहब, वो आए और उन्होंने बड़ा जज्बात का इजहार किया। इंजीनियर जोली साहब की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, वो आई। अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने भी कहा कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका तक नज़र आ रहे हैं, ड्राउट की सूरत में और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में। सर इन अच्छे अल्फाज को इकदामात में कैसे तब्दील किया जा सकता है? चाइना ने तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, जैसे हमने प्रोग्राम के इब्तदाइयों में बताया कि इस दौरे में उन्होंने 50 करोड़ युआन जो है उस इमदाद देने का ऐलान किया है, जो ऑलरेडी मिल रही है उससे बढ़कर। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया में पाकिस्तान के साथ सैलाब के हवाले से बड़ी हमदर्दी का इजहार पुरजोश अंदाज में किया जी। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो फ्लैश अपील भी थी $816 मिलियन की, लेकिन उसके मुकाबले में रिस्पांस बहुत कम आया, यानी प्लेजेस भी कम हुए और डिसबर्समेंट भी कम हुई। उसकी कई वजूहात हैं, क्योंकि दुनिया ख़ुद भी अपने इक़्तिसादी मसाइल में घिरी हुई है। यूक्रेन के अंदर जंग जारी है, यूरोप पूरा उसके साथ उलझा हुआ है, फिर सारों की इक़्तिसाद के ऊपर प्रेशर है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। तो ऐसे में दुनिया से ये तवक्को करना कि वो इतने पैसे आपको दे सके बावजूद इसके कि वो ख्वाहिश रखता हो, तो वो शायद मुमकिन नहीं हो पा रहा। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बात फिर आन के अपने ऊपर ही आती है कि जो इमदाद आती भी है उससे खुदारा अपनी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए। देखिए, जब 2010 में सैलाब आए थे, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि हमने एनडीए में बनाया, पीडीएमएस बनाए सारे, और हमने कहा कि आइंदा के लिए तैयारी की जाए। अब जब 2022 में आया और कोई पता नहीं कि 2023, 24, 25 कब दोबारा ये आए, क्योंकि क्लाइमेट इंड्यूस्ड इवेंट्स है, ये होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हर बार हम दुनिया के पास जाएंगे पैसे मांगने के लिए? तो जो चीन ने अभी इमदाद की है या किसी और ने भी की है, तो इससे अपनी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए। हमने अपने इंस्टीट्यूट में 20-30 प्रोग्राम किया, कल परसों फिर कर रहे हैं प्रिवेंटिव फ्लड्स के ऊपर। एक ऐसा नादर जियोलॉजिस्ट बैठा है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। उनकी महारत से फ़ायदा उठाएं। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, एनडीएमए है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, और आप ये देखेंगे कि अगर हम सारे मिलकर, यानी हमारे एक्सपर्ट्स भी और हमारे गवर्नमेंट के इदारे भी मिलकर अपनी कैपेसिटी पे तवज्जो दें, कैपेसिटी बनाएं कि हम खुद इस काबिल हो सकें कि आइंदा जब सैलाब आए या कोई और इसी तरह की आफत आए तो हम उसको बेहतर तौर पर निमट सके। तो इमदाद जो आई है वो रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो भले ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए करें, वरना ये हर वक्त दुनिया आपकी मदद को नहीं आ सकेगी। हालात बड़े बिगड़ रहे हैं दुनिया के अपने अंदर भी, इसलिए अपने पाँव पर खड़ा होना जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, इस पर कोई दो राय नहीं है। मैं अयूब आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से बड़े मुस्बत तासुरात और जज्बात का इजहार किया जाता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की आपने बात की, जब उन्हें मालूम होता है कि हम पाकिस्तान से हैं। और हमें नज़र भी आता है, इवन इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो सिर्फ डिप्लोमेटिक एरिया तक महदूद नहीं हैं, हमें तो F9 पार्क में भी नज़र आते हैं और सेम जज्बात हमारे भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया प्रोग्राम से कबल आप 5 साल से चाइना में हैं, हम क्या सबक सीख सकते हैं चाइनीज़ से कि वो कैसे वर्ल्ड लीडर्स बने? आप सुन रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें खुद से अपने आप को बेहतर करना होगा, खुद से अपने मामलात को, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना होगा, डिसिप्लिन करना होगा। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइनीज़, आप इस हवाले से कुछ बताएंगे? आपके ज़ाती क्या तजर्बात हैं? वो वर्ल्ड लीडर्स बन गए हैं, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, क्या चीज़ उनसे हम सीख सकते हैं? जी, मैं एजाज साहब की बात को आगे जो है वो एंडोर्स करूंगा, और वो ये बात है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि कंट्रीज की पॉलिसीज जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हैं वो नहीं चलती। हमारे यहाँ इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, एक आदमी आता है, वो काम करता है, आगे काम रुक जाता है और इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरे का पूरा बैठ जाता है। जो चाइना के अंदर है, चाइना ने आप देखेंगे इनके यहाँ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है, ये एक सिस्टम बनाते हैं, कोई आदमी भी आए उस सिस्टम ने चलना ही चलना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कल का कोई और आदमी आएगा तो इस सिस्टम ने आगे चलना ही चलना है। और ये इनका इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है और वो इतनी उसकी हायरार्की है कि ना उस हायरार्की को कोई पास कर सकता है
और न ही जो है वो उसके अंदर कोई ऐसे फ्लाज हैं कि जिसके थ्रू कोई लूप्स होल हो, जिसकी जो है वो कोई एम्बेजलमेंट्स हो या कोई बाकी चीज हो। तो इनके यहाँ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है और वही चाइना की तरक्की का राज है। जबकि हमारे यहाँ देखा जाए तो हम जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं, हम जो है वो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। और यही वजह है कि जो है वो जब आप किसी दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो जब वो तातुल का शिकार होते हैं तो उसके बाद फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और वही फिर जाके आगे आपकी इकॉनमी को हंट करता है, उसको नोट करता है। अहम नुकता आप उठाया। चलते चलते मुझे ज़रूर बताइएगा, चूँकि चाइना की बात हो रही है, ऑन अ लाइटर नोट, बल्कि ऑन अ सीरियस नोट, चाइना में तो लॉन्ग मार्च हुई थी और चेयरमैन माओ ने की थी हमारे, और एक ही दफ़ा हुई है मेरे ख्याल में, और वो सालों पर मुहित थी और बड़ी उस पर जाने भी गई, और जिस तरह पूरी तरह उसको मरबूत अंदाज में चलाया गया, और उसके बाद ये जो तब्दीली आई है मॉडर्न चाइना, वो हम देख रहे हैं, जिसपे आपने कहा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज हैं। हमारे यहाँ तो है दूसरे तीसरे दिन एक लॉन्ग मार्च हो रही होती है, तो क्या तबसरा करते हैं वो चाइनीज़ अवाम को? पता है कि यहाँ पर हर साल 1.5 साल बाद, बल्कि अब तो ये 6 महीने में दूसरी लॉन्ग मार्च होने जा रही है। एक 25 मई की हुई थी और एक इस वक्त हो रही है, 6ठा रोज़ है उसका। अयूब, इस पे बारे में कोई मालूमात वहाँ होती है? हमने लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट तो उनसे ले लिया है, लेकिन उसके बाद नहीं आगे बढ़ते, सिर्फ लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट ले लिया चाइनीज से, जी बिल्कुल, चेयरमैन माओ से। चीजें जो है वो देखिए, चाइना जो है वो मीडिया बहुत केयरफुल है। वो हमारे नेगेटिव कोई भी खबर हो ना पाकिस्तान के हवाले से, हाँ। तो वो चाइनीज मीडिया हमेशा उसको डाउन प्ले करता है। अच्छा। उसको कभी जो है वो कवर नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मतलब इनकी जो है ना वो एफिलिएशन है, और ये चाहते हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी आए, वहाँ एक पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो आगे मूव करे, ताकि जो है वो इकोनॉमिक का जो पहिया है, ये बाकी मामलात हैं वो चल सके। तो जो हमारा लॉन्ग मार्च है वो मैं 2016 में देख रहा था कि 2016 और 2017 में भी यही सूरत हाल थी, कि हर साल जो है वो लॉन्ग मार्च का एक सीजन शुरू हो जाता है अगस्त के बाद और ये दिसंबर तक रहता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती, ये आपने बड़ी जिसे कहते हैं बैनुल सदूर बात की, अगस्त से शुरू होते हैं और नवंबर में आके खत्म हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे ये जल्द खत्म होगा। चलते जाते लास्ट पे डॉक्टर खाकान साहब, सर वे फॉरवर्ड, आप समझते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड दे आर इंटरट्वाइंड both the things? अनवार साहब, गिवन द सर्कमस्टांसेस, मैं ये कहूँगा पॉलिटिकल सर्टेनिटी इज वेरी नेसेसरी, कि हमें एक सर्टेन फ्यूचर जो है वो दिखाई देना चाहिए कि अगला 1 साल जो है वो कैसे गुजरना है। आई थिंक सारे जो कायदीन हैं उनको बैठ के ये चीज़ तय करनी है, एंड आई एम श्योर कि वो करेंगे ये तय ज़रूर कि अगला साल जो है वो कैसे गुजरना है। बट जो हमारी अगर आज की डिस्कशन को मैं सम अप करूँ तो वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ चाइना के साथ हैं, हमें अपना होमवर्क करना है, उस होमवर्क के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल टीम्स को बिल्ड करना है, टाइमली डिलीवर करना है, एंड वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू कम टू आवर रेस्क्यू, दैट टाइम हैज प्रोबेबली गॉन ओवर। थैंक यू सो वेरी मच। एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, अयूब थैंक यू वेरी मच कि मेरे साथ दिया। और अब तो 2 बजने वाले हैं चाइना में, इसलिए आप ज़रूर आराम कीजिएगा। व्यूअर्स, अहम दौरा था और इसके हमने मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू की। असल जो टेस्ट है, जो टेक अवे आज की नशिस्त का, कि इस दौरे की जो समरात हैं वो उस तक तब अवाम के पास जाएंगे जब इस पर फॉलोअप होगा और मजबूत सिस्टम बनाया जाएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।